हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5, ओके, जिसका नाम है कोयल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोयल एंड पेट्रोलियम। हमने 4 चैप्टर को कवर कर लिया है एंड जो हमारा पिछला चैप्टर था वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, जो न्यू चैप्टर है, वो है कोयल एंड पेट्रोलियम। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आप चैप्टर से जान रहे हैं कि जो हमारा आज का चैप्टर है वो है कोयल एंड पेट्रोलियम। तो आप बताइए कि कोयल एंड पेट्रोलियम होता क्या है। तो जो कोयल एंड पेट्रोलियम है वो ईंधन है, फ्यूल है, ओके। अब आप पूछेंगे कि फ्यूल होता क्या है, ईंधन होता क्या है। तो जो फ्यूल होता है उसे हम जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, जल करके उसमें ऊर्जा देता है, उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। मतलब हर एक जलने वाला पदार्थ या फिर सब्सटेंस जो जलकर उसमें ऊर्जा देता है उसे फ्यूल कहते हैं, ओके। और आप जान सकते हैं, आप जानते ही होंगे कि हमारे जो भी चारों साइड जो भी आपके सराउंड में ऐसे पदार्थ, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे जो फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। लाइक एज आप देख सकते हैं लकड़ी, कोयला, कास्ट, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, गोईठा या फिर जो भी गोबर का जो हमारे गांव घर में बनता है गोईठा, जिसको हम लोग जलाने के काम में लाते हैं, तो वो भी क्या होता है, ईंधन के अंतर्गत आता है, फ्यूल के अंतर्गत आता है, ओके। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि फ्यूल्स होता है वो किस किस काम में उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब फ्यूल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फ्यूल का उपयोग हम लोग घरेलू उपयोग में, ट्रांसपोर्ट में, विद्युत बिजली उत्पादन में, औद्योगिक उपयोग में एंड रॉकेट प्रक्षेपण में। ये जो आप जितना बेसिक नोट्स जान रहे हैं, बेसिक बात जो जान रहे हैं, इसको हमने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है। ये सब आपके लिए इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए, सो आप इसको सुनो और समझो, ओके। क्योंकि ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, सब आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन किया जा रहा है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ओके। तो ये सब नोट्स में प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ आपको समझना है, ओके। तो आप ध्यान से सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। जो कोयल एंड पेट्रोलियम है वो है फ्यूल, और फ्यूल जो होता है वो जल करके उसमें ऊर्जा देता है। एंड फ्यूल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो आपके अराउंड में, वातावरण में शामिल है, ओके। एंड फ्यूल का उपयोग हम लोग घरेलू उपयोग में, ट्रांसपोर्ट में, विद्युत बिजली जो भी उसका उत्पादित किया जाता है उसमें ईंधन का उपयोग किया जाता है, एंड औद्योगिक उपयोग में, एंड रॉकेट प्रक्षेपण में। सब जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इन सारे कार्यों में क्या किया जाता है, ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब हमारे सामने एक सवाल उठता है कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ईंधन किस रूप में पाए जाते हैं। तो आपने जैसे देखा कि लकड़ी होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो सब किस में आ रहा है, तो फ्यूल में। मतलब फ्यूल जो होता है वो 3 रूप में पाए जाते हैं, 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, एक सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। जो सॉलिड फ्यूल होते हैं वो होते हैं चारकोल, ओके, मोम, कोयला, ओके। और जो हमारा लिक्विड में आता है फ्यूल वो है पेट्रोल, केरोसिन एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन। एंड गैस के अंतर्गत कोल गैस एंड प्राकृतिक गैस आता है। प्राकृतिक गैस के अंतर्गत लाइक सीएनजी, एलपीजी, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं वो सब क्या है, नेचुरल गैस से ही ये सब प्राप्त किया जाता है, ओके। तो आप जान गए कि हम कितने रूप में जो हम ईंधन का उपयोग करते हैं वो कितने रूप में पाए जाते हैं। तो वो ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में पाए जाते हैं। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपको तीनों में फ्यूल देखने को मिल जाएगी, ओके। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थिंग्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो जिस वस्तु को हम लोग प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब हम जिस वस्तु का उपयोग प्राकृतिक के माध्यम से करते हैं, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उस वस्तु को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत मानते हैं। मतलब उस वस्तु को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, नेचुरल से, नेचर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग नेचुरल कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं। Natural resources can be broadly classified into 2 kinds। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 प्रकार में विभाजित है। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है,
तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो आप रिसोर्सेज देख रहे हैं कौन वाला, तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब जो इसका क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका आप जितना भी उपयोग करो ये कम नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड। ओके, तो ये जो रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रकृति में प्रेजेंट है, और इसको जितना भी आप एग्जॉस्ट करते हो, इसका जितना भी आप यूज़ करते हो वो कम नहीं होता है। आप किसी भी एक्टिविटीज़ द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा, फिर जीव के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, तो ये कमता नहीं है। एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, एयर। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइक ए सनलाइट एंड एयर। आप इसका जितना भी इस्तेमाल करो वो कमता नहीं है। ओके, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस सेकेंड में या इस टाइम में जो एयर थी वो कम गई थी, अभी जो सनलाइट है वो पहले से कम गई थी? ऐसा नहीं होता। क्या होता है ना कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो वैसा का ही वैसा रहता है। भले ही जो एयर है हमारा वो पॉल्यूट हो सकता है, तो जो पॉल्यूट है उसका कारण भी हम ही लोग हैं। ओके, तो वो पॉल्यूशन का अलग कारण हो गया, लेकिन जो उस एयर की कमी है वो कभी नहीं होती। वो क्या है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, वो अनलिमिटेड है। एंड हमारा दूसरा जो है वो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। इस जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उसका अमाउंट नेचर में लिमिट में है, मतलब उसको अगर हम लोग उपयोग में लाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मात्रा जो होती है वो कम होने लगती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या हो सकता है, इसका जो है जो मात्रा है वो कम सकती है। किसका, तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, etc। आप ये जितना भी एग्जाम्पल देख रहे हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का। लाइक एज आप फॉरेस्ट देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोयल, जितना भी आप ये सब देख रहे हैं सब क्या है, एग्जॉस्टेबल के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि एग्जॉस्टेबल के अंतर्गत वे संसाधन आ रहे हैं जो क्या है कम मात्रा में या फिर लिमिट मात्रा में। ओके, और इसके जैसे ही हम लोग उपयोग करते रहते हैं इसका क्या होता है, क्षरण होते रहता है, मतलब इसकी जो अमाउंट है वो कम होती चली जाती है। Some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। आप कोयल को देख सकते हैं, पेट्रोलियम को देख सकते हैं, फिर नेचुरल गैस को देख सकते हैं कि ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं और इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो यह क्या होगी कि अगले समय तक इसकी जो कमी है वो हमें दिखने को मिलेगी। उपयोग हम लोग कर रहे हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में कर रहे हैं, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आप देख रहे हैं, जो कोयल एंड पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस है, उसकी मात्रा जो वो लिमिट में है, मतलब वो कम मात्रा में। अगर हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वो अगले समय में ख़त्म हो सकती है। इसलिए हमें एडवाइस दिया जाता है, हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसका उपयोग कम से कम करें। ओके, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगले समय में अगर हमें ना मिले तो फिर दुनिया में तबाही मच जाएगी। आपको पता होगी जो पेट्रोलियम है, कोयल है, नेचुरल गैस है, हमारे दिन प्रतिदिन कामों में आने वाला जो ये फ्यूल है वो उपयोग में लाया जाता है। Were formed from the dead remains of living organisms, फॉसिल्स। आप जो देख रहे हैं कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो कहाँ से बनता है, तो वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। मतलब कि कोई जीवित जंतु मर गया तो उसका जो डेड रिमेन्स बच गया, मतलब उसका जो शरीर बच गया, वो क्या होता है धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, और क्या होता है कि उसी के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कोयल प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, फिर नेचुरल गैस प्राप्त करते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो फॉसिल्स कहलाता है। ओके, मतलब जीवाश्म कहलाता है। और जैसे ही जीवाश्म जैसे ही वो कन्वर्ट होते चला जाता है कोयल एंड पेट्रोलियम में, तो उस कोयल एंड पेट्रोलियम को हम लोग फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म के कहने का मतलब कि जीव का अंश, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन बच जा रहा है, मतलब जो अंश बच जा रहा है, उसी से हम लोग कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को फॉसिल्स फ्यूल्स भी कहते हैं।
सो दीज आर ऑल नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। मैंने तो पहले ही बताया कि ये सब जो आप कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देख रहे हैं वो सब हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो दे रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये कैसे प्राप्त होता है, मतलब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हम लोग इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे किया जाता है या फिर कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक के जो आएगा हमारा उसमें काफ़ी एक्सप्लेन करके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है कोयल। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं कि कोयल होता क्या है। कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोयल एक ऐसा फ्यूल है, ईंधन है, जिसका उपयोग हम लोग भोजन को बनाने में करते हैं। Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine। पहले के ज़माने में और आज भी कई ऐसे रेलवे हैं, ट्रेन है, इसमें हम लोग कोयल को फ्यूल के रूप में उपयोग लाते हैं। ओके, लेकिन आज का जितना भी आप देख रहे हैं ट्रेन वो अलग ईंधन से चलाए जाते हैं, लेकिन पहले के जो ज़माना हमारा ट्रेन था हमारा वो क्या था, कोयल से ही चलाए जाते थे। ओके, तो ये जो कोयल था वो क्या करता था कि जो कोयल था वो काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता था, मतलब वो काफ़ी मात्रा में गैस को प्रोड्यूस करता था। और वो गैस जो था क्या करता था कि उसका जो इंजन था, रेलवे इंजन था, उसको मतलब पुश करता था। और उसके पुशअप के कारण क्या होता है कि जो रेल का इंजन होता है वो चलने लगता है। ओके, तो आपको मैं बता दूं एक इम्पोर्टेंट बात कि जितना भी आप ईंधन देख रहे हैं, फ्यूल देख रहे हैं, उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि कोई वस्तु जल रही है और जल करके उष्मा ऊर्जा दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फ्यूल जलता है तो उससे CO2 की जो CO2 गैस है वो काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उस फ्यूल में, उस वस्तु में कार्बन मौजूद है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के मदद से ही कोई चीज़ जलती है, और जैसे ही हम लोग उस फ्यूल को आग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उस फ्यूल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने लगती है। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि आप फ्यूल का कम ही उपयोग करें, जो धुआं ज़्यादा देती हो उसका उपयोग ज़्यादा न करें, कम करें, क्योंकि वो जो धुआं है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर आपको चेक करना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सच में मौजूद है तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, जो चूना पानी होता है, चूना पानी मतलब जो लाइम वाटर होती है जिसका कलर हल्का वाइटिश टाइप की होती है, तो वो वैसा होता है। ओके, और जैसे ही आप उस चूना पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो वो जो चूना पानी होता है वो दूध के कलर का हो जाता है, मतलब एकदम वाइट। आपको लगेगा कि इसमें दूध रखा हुआ है, लेकिन वो असल में दूध होता नहीं है, वो क्या होता है, चूना पानी होता है। तो आप समझ लेना कि ये जो गैस हमने पास कराया इस लाइम वाटर से वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। तो ये एक है चेक करने का तरीका। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले ही बता दिया कि जो ईंधन होती है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लेकिन खास तौर पे यहाँ से जान लेते हैं कि जो कोयल होती है उसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में करते हैं, मतलब बिजली के उत्पादन में हम लोग कोयल का उपयोग करते हैं, और इसके मदद से ही बिजली को उत्पादित किया जाता है, कोयल की मदद से ही। कोयल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। जो कोयल है या फिर जो ईंधन है वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे काम के लिए कारखानों में उपयोग किए जाते हैं। तो हमने तो इन सब चीज़ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, मतलब पहले ही बताया था कि फ्यूल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं स्टोरी ऑफ कोयल, मतलब कोयल की कहानी क्या है, मतलब हम लोग कोयल कैसे प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ पे कोई कहानी नहीं चलने वाला है कि है एक गांव में ये था वो था, यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि कोयल को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं। मतलब आज हमारे सामने जो कोयल मौजूद है वो हम कैसे उसे प्राप्त करते हैं, उसकी जो निर्माण है वो कैसे होता है, कोयल का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, सोचो कितना मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन, मतलब 3
3 अरब साल पहले द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट्स इन लो लैंग वेटलैंड एरियाज। आप समझ सकते हो कि 300 मिलियन पहले, 300 मिलियन साल पहले, मतलब 3 अरब साल पहले धरती का जो लो लैंग वेटलैंड एरिया था, मतलब जो जलीय क्षेत्र थे, उसमें क्या था, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी घनी मात्रा में जंगलें थी। आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा पहले का जो युग था उसमें मनुष्यों की संख्या, फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी संख्या बहुत कम थी। मतलब कहीं कहीं जानवर पाए जाते थे, कहीं कहीं इंसान पाए जाते थे, लेकिन सिर्फ जंगल ही जंगल होता था। ओके, तो ये जो जंगल था वो कहाँ था, वेटलैंड एरियाज में, मतलब जलीय क्षेत्र में ही, क्योंकि जहाँ पेड़ होगी वहाँ पे बारिश होगी, तो वो क्या होगा, पानी, बारिश, ये सब तो मौजूद ही होगी। तो जो हमारा पहले का युग था उसमें पानी और जो पेड़ था वो काफ़ी मात्रा में थी। ओके, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लूडिंग दिस फॉरेस्ट गोट ब्यूरिड अंडर द सॉइल। तो हमने पहले ही बताया कि पहले के युग में पानी और ये लकड़ी, मतलब पेड़ काफ़ी मात्रा में थी, तो जो फ्लूड आता था, मतलब हमेशा क्या आता था, फ्लूड आता था या फिर नेचुरल प्रोसेस आता था, लाइक एज अर्थक्वेक, भूकंप भी कभी कभी आ जाता था, एंड फ्लूड जो हमेशा नॉर्मली आया करता था। तो जो बाढ़ आती थी, जब बाढ़ आती थी तो क्या करती थी कि वहाँ के जितना भी पेड़ थे उन सबको क्या करती, इतना फोर्स से फ्लूड आती कि उन सब पेड़ को ब्यूरिड कर देती। इतना ज़्यादा फ्लूड आता था कि उन सब की वजह से क्या होता कि पेड़ जो थी वो जड़ से उखड़ जाती थी या फिर नीचे अंदर धंस जाती थी, मिट्टी के अंदर वो क्या होती थी, ब्यूरिड हो जाती थी। या फिर जब अर्थ क्यूक आती तो धरती फट जाती थी और वहाँ की जितना भी ऑर्गेनिज्म था, लाइक एज प्लांट, एनिमल या फिर जो भी हो, वो सब क्या होता था कि धरती के अंदर ब्यूरिड हो जाती थी। ओके, एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वेयर कंप्रेस्ड। और समय बीतता चला गया, उसमें मिट्टी की परतें बनते चली गई, उस धंसे हुए पेड़ पे या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, जो भी जानवर थे, जंतु थे, उन सब पे मिट्टी जो क्या होती थी, डिपॉजिट होते चली गई, क्योंकि 300 मिलियन साल है पहले की बात हो रही है। ओके, तो ये जो मिट्टी डिपॉजिट हो रही है वो 1 साल 2 साल में मिट्टी उस पर डिपॉजिट नहीं होगी, मतलब सालों साल लग गए, लाखों साल लग गए, हज़ारों साल लग गए उन प्लांट्स पे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे वो जो था मिट्टी वो डिपॉजिट होती चली गई हज़ारों लाखों साल बाद। और फिर क्या हुआ कि आप देखिए कि वे कंप्रेस्ड होते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर। आपको पता होनी चाहिए कि जब हम धरती के अंदर जाते हैं तो वहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो बढ़ती चली जाती है। ओके, तो क्या हुआ कि जो सॉइल थी वो डिपॉजिट हो गई, जिसके कारण वो कंप्रेस हो गया, दब गया, क्योंकि उस पर जो सॉइल की मात्रा वो बढ़ गई। और आपको पता होगा कि अगर आपके ऊपर कोई ज़्यादा भार वाली सामान डाल दिया है तो आप क्या होता है, दबा दबा महसूस करने लगता है और दब जाते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो उसी प्रकार जंतु थे, उसमें मिट्टी डिपॉजिट होती चली गई, उसके कारण क्या हुआ कि वो कंप्रेस्ड होते चले गए और वो धीरे धीरे नीचे होते चले गए, डीपली, मतलब धरती के अंदर गथते चले गए, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो टेम्परेचर वो बढ़ते चला गया। मतलब अगर आप धरती के नीचे जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते चला जाएगा, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी, क्योंकि नीचे जो है वो आग ही आग है। आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम धरती के नीचे जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होने लगती है, क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, ओर्स है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, वाटर है एंड आग भी है। ओके, जब आप इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से सिर्फ आग ही आग निकलता है, तो वो आग आया कहाँ से, तो उस आग की आने का जो कारण है वो है धरती, क्योंकि धरती के गर्भ में बहुत सारा सामान है, बहुत सारे थिंग्स है जिसका हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, उसमें आग भी मौजूद है। और वो आग क्या करता है कि मतलब वो जो ज्वालामुखी जब फटती है तो क्या होती है कि वो जो आग होती है उससे गैस निकलती है, वो गैस होती है इतना हाईली प्रेशर होता है कि वो उस प्रेशर के कारण उस पहाड़ में छेद करके निकल जाता है, मतलब उसको फाड़ करके निकल जाता है, और उससे क्या होता है कि आग भी उस पहाड़ से निकल जाती है, और वो आग जहाँ जहाँ पड़ता है वो पत्थर बना देता है। ओके, वो जो ज्वालामुखी का लावा जहाँ जहाँ पड़ता है वो पत्थर बन जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो वैसे जैसे हम लोग नीचे अंदर जाते हैं धरती के अंदर, बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, उसी प्रकार ये जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो जैसे ही नीचे चले जाते हैं उन्हें क्या होता है, उनका जो टेम्परेचर वो बढ़ते चला जाता है। ओके, वो जैसे ही डीपली में जाते हैं, डीपर होते जाते हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal.
काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। क्योंकि प्रेशर कैसे है, तो क्योंकि उस पर जो है सॉइल डिपॉजिट होता चला गया, जिसके कारण क्या है उस पर प्रेशर बढ़ती चली गई। और टेम्परेचर इसलिए क्योंकि वो काफ़ी नीचे चला गया है, धरती में काफ़ी अंदर चला गया है, डीपर हो गया है, इसलिए उसमें हाई प्रेशर है एंड उस सब्सटेंस पे, उस पेड़ पौधे पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बढ़ गया है। जिसके कारण क्या होता है कि जो डेड प्लांट है वो कोयल में कन्वर्ट होती चली जाती है। किसके कारण, तो अंडर हाई प्रेशर के कारण एंड हाई टेम्परेचर के कारण। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. कोयल होती है वो काफ़ी मात्रा में कार्बन कंटेंट क्यों रहती है, उस कोयल में काफ़ी मात्रा में कार्बन होती है, फिर जितना भी फ्यूल होती है उनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ओके, जो वेजिटेशन है, जो पेड़ था वो मर गया था, मतलब वो ब्यूरिड हो गया था धरती के अंदर, वो धीरे धीरे कोयल में परिवर्तित होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं। ओके, मतलब कि जैसे ही वो जो पेड़ था वो धीरे धीरे अंडर हाई प्रेशर के कारण एंड हाई टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे कोयल में परिवर्तित होती चली गई। तो जो परिवर्तन होने का समय था, जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड थी डेड वेजिटेशन से कोयल में चेंज होने का, उस टाइम को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन कहते हैं। ओके, क्योंकि कार्बनाइजेशन में परिवर्तित हो रहा है, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन नाम देते हैं, क्योंकि वो जो डेड वेजिटेशन था वो कोयल में चेंज होता जा रहा है इसलिए। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. तो हमने पहले ही बताया कि जो वेजिटेशन से बन रहा है, मतलब पेड़ पौधे के अंश से बन रहा है, कौन, कोयल, मतलब जीव के अंश से वो कोयला बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मतलब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज अ फॉसिल, एंड उससे बना हुआ जो हम फ्यूल प्राप्त करते हैं वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas. जैसे ही हम लोग कोयल को जलाते हैं एयर के प्रेजेंट में, वो क्या होता है, कोयल जो है वो जलना शुरू हो जाता है और जलते हुए वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब आप जो भी धुआं देखते हैं उसमें क्या मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करना है तो आप लाइम वाटर, मतलब चूना पानी को ला सकते हैं इसके उपयोग में, इसको चेक करने के लिए। और जैसे ही आप उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं, वो जो लाइम वाटर है वो पूरा का पूरा दूध के कलर का हो जाता है। तो आप समझ जाना कि वो क्या था, जो गैस हमने पास कराया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। और ऐसा ही होता है, आप ऐसे देख सकते हो कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. जो कोयल होती है उसको हम लोग इंडस्ट्री में ले जाते हैं और बहुत सारे उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। मतलब बहुत सारे सब मेथड करके हम कोयल को डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग रूप दे देते हैं। जैसे कोक का रूप दे देते हैं, कोल तार का रूप दे देते हैं, कोल गैस का रूप दे देते हैं। तो इस सबका अलग अलग मेथड है कि कोयल को हम किस केमिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे या फिर किस इन्वायरमेंट में रिएक्शन करवाएंगे कि वो दूसरा सामान बन जाए, वो दूसरा प्रोडक्ट बन जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कोक के बारे में, कोल तार के बारे में, कोल गैस के बारे में हम लोग काफ़ी प्लेन करके पढ़ेंगे। कोक होता क्या है, कोल तार होता क्या है, कोल गैस है क्या, कोक, कोल तार एंड कोल गैस का उपयोग कहाँ कहाँ है और कोयला का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने ही वाले हैं। सो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कोक, कोल तार एंड कोयल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा देना। ओके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। ओके, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड कि हाँ मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं है या फिर कुछ भी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल वाले वीडियो में। कल वाले वीडियो में हम लोग कोक के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ओके, और हो सके तो इस चैनल को शेयर भी कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बाय बाय।